अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। वर्ल्ड कप के इंतहाई अहम मैच में आज अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त से दोचार कर दिया है। वनडे रैंकिंग के मुताबिक 9वें नंबर की टीम ने पाकिस्तान यानी कि दूसरे नंबर की टीम को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया है। 8 विकेटों से शिकस्त से दोचार हुए हैं हम। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की तगड़ी टीम को बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग तीनों शोबों में चारों शाने चित कर दिया। अफगानिस्तान के हाथों इस शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम के सुपर 4 मरहले तक रसाई मुश्किल हो गई है। नाजरीन, ये मैच हारने के बाद पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर अफगानिस्तान के हम पल्ला हो गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ने अब तक 5-5 मैचेस खेले हैं और 3-3 मैचेस में दोनों को शिकस्त हुई है और 2 में फतह समेटी गई है। नाज़रीन, इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर भारत 5 मैचेस खेलकर 5वें में फतह समेटकर पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है और चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। पॉइंट्स टेबल पर पहले 4 नंबर पर आने वाली टीमें अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी और पाकिस्तान के अभी 4 मैचेस बाकी हैं, लेकिन ये चारों मैचेस तगड़ी टीमों के साथ हैं। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के मैचेस अभी बाकी हैं। लेकिन आज एक पूरी डैम्पनिंग स्पिरिट के साथ, इतनी बुरी शिकस्त के साथ बहरहाल हौसले बुलंद नहीं हैं। अगर पाकिस्तान ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई करना है तो इसे इन 4 मैचेस में से एटलीस्ट 3 मैचेस में हर सूरत जीतना होगा। कौम ये तवक्को कर रही थी कि अफगानिस्तान की कदरे कमजोर टीम के साथ आज हम आराम से मैच जीत जाएंगे, लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तरह बॉलिंग में हमारे बैट्समैनों की एक ना चलने दी, इसी तरह बैटिंग में भी उन्होंने हमारे बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। इट इज इंडीड अ वेरी डिप्रेसिंग डे इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट फैंस। लेकिन टॉस जीतने के बावजूद पाकिस्तानी टीम की शिकस्त ने एक बार फिर टीम मैनेजमेंट और प्लेयर्स की कारकर्दगी और परफॉर्मेंस पर बहुत बड़े बड़े सवालात उठा दिए हैं। 5 मैचेस खेल लेने के बावजूद ताहाल हमारी टीम में कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली, और ना ही जीत की कोई प्यास दिखाई दे रही है। With that, we move on to the next political story of the day. मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D की दोनों जेली शिकों को भी गैर आईनी करार दे दिया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शेख 59(4) को भी गैर आईनी करार देते हुए 9 मई के तमाम मुलजिमों का ट्रायल आम अदालतों में करने का हुक्म जारी कर दिया है। फैसला दिया गया है कि मुलजिमों के जुर्म की नौयत के एतबार से मुकदमात आम अदालतों में चलाए जाएं। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने यह मुख्तसर फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया। जस्टिस याया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है और अपनी राय महफूज रखी है। 2 घंटे तक जारी रहने वाली आज की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर ने अदालत को बताया कि आइन के आर्टिकल 10A के तमाम तकाजे पूरे होंगे। हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपीलें आएंगी। ममनुआ इलाकों और अमारात पर हमला मिलिट्री अदालतों में जा सकता है। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि दहशतगर्दों का ट्रायल करने के लिए आईनी तरमीम जरूरी थी, आम शहरियों के लिए नहीं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि कानून पढ़ें तो वाज़ेह होता है कि ये तो फोर्सेस के अंदर के लिए होता है, आप इसका सिविलियन से ताल्लुक कैसे दिखाएंगे। मगर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आर्मी एक्ट अफसरान को अपने फराइज सर अंजाम देने का भी कहता है। किसी को अपनी ड्यूटी अदा करने से रोकना भी इस कानून में जुर्म बन जाता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बात फोर्सेज में डिसिप्लिन की हद तक हो तो ये कानून सिर्फ मुसल्लह अफवाज के अंदर की बात करता है, लेकिन जब ड्यूटी से रोका जाए तो फिर दीगर अफराद भी इसी कानून में आते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने बुनियादी हकूक का नुक्ता उठाया तो अटॉर्नी जनरल ने लियाकत हुसैन केस का हवाला पेश कर दिया। साथ ही ये सवाल भी अदालत के सामने रख दिया कि 2015 में आईनी तरमीम के जरिए फौजी अदालतें क्यों बनाई गई। अटॉर्नी जनरल ने अर्ज किया कि मैं ये भी बताऊंगा कि अब फौजी अदालतों के लिए आईनी तरमीम क्यों जरूरी नहीं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि माजी की फौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हुआ वो कौन थे, क्या 2015 के मुल्जिमान आम शहरी थे, गैर मुल्की या दहशतगर्द। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुल्जिमान में मुल्की और गैर मुल्की दोनों ही शामिल थे जिनका ट्रायल हुआ, इनमें दहशतगर्दों के सहूलतकार भी शामिल थे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस अदालत ने 21वीं आईनी तरमीम का जायजा लिया और करार दिया कि फेयर ट्रायल का हक मुतासिर नहीं होगा। इस अदालत ने तस्लीम कर रखा है कि फौजी अदालतें आर्मी एक्ट के तहत कायम अदालतें हैं। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में अदालत को यह भी बताया कि 9 मई वाले मुल्जिमान पर तो कानूनी शहादत का इतलाक भी किया जा रहा है, इन मुल्जिमान का फेयर ट्रायल का हक मुतासिर नहीं हो रहा। अदालत से गुजारिश है कि अदालत सेक्शन
21D को मज़ीद तनाजुर में देखें। बादशाह अदालत ने फैसला महफूज किया और मुख्तसर फैसले में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार दे दिया। लेकिन अदालत ने आर्मी एक्ट की जिस सेक्शन 2D1 को गैर आईनी करार दिया है, इस हवाले से अदालतें पहले इस तरमीम को दुरुस्त करार दे चुकी हैं। सेक्शन 21D की पहली बार तरमीम 1967 में हुई। इसको आर्मी एक्ट में शामिल किया गया और इस शिक में कहा गया कि अगर कोई शख्स के जो फौज में हाजिर सर्विस मुलाजिम नहीं और वो कोई ऐसा जुर्म करता है कि जिससे फौजी कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है या किसी साजिश का हिस्सा बनता है, तो इसका ट्रायल किया जा सकता है। और इस सेक्शन के तहत अगर कोई ऐसा जुर्म जो मिलिट्री एक्ट के अंदर नहीं भी हुआ हो मगर मिलिट्री की जगह जाकर किया गया हो, तो इसका भी ट्रायल करने का कहा गया है। यह मामला सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट में गया तो पेशावर हाई कोर्ट ने सेक्शन 21D के तहत ट्रायल को दुरुस्त करार दिया। इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया तो फिर भी इसे दुरुस्त करार दिया गया। 1975 में इसी सेक्शन 21D को पहली बार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इसका दायरा कार वाजे करते हुए इस सेक्शन को दुरुस्त करार दिया और ये कहा कि बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है। फिर 2007 में 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि आर्मी एक्ट में सेक्शन 21D दुरुस्त है और ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है। फिर आर्मी पब्लिक स्कूल केस में कि जब इस सेक्शन को चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 11/6 के साथ इसकी तौसीक की कि ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं और आईनी तरमीम भी दुरुस्त है। और आज अदालत ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार दे दिया है। 9 और 10 मई के वाकयात में मुलव्विस 102 अफराद को गिरफ्तार किया गया कि जिनका ट्रायल फौजी अदालतों में किया जाना है। इससे पहले आखिरी समात पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई थी कि अदालत को आगाह किए बगैर मुल्जिमान का ट्रायल शुरू नहीं होगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज 9 मुल्जिमान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और दरख्वास्त में इस्तदा की कि दौरान हिरासत मिलिट्री अथॉरिटीज का सलूक अच्छा है और हमें फौजी अदालतों से इंसाफ की मुकम्मल तवक्को है। अदालत हमें मुकदमे में फरीक बनाए। इसी बारे से बात करते हैं। हमारे साथ 2 साबिक अटॉर्नी जनरल्स शाह खावर और अशतर औसाफ साहब मौजूद हैं। अशतर औसाफ साहब, आज अटॉर्नी जनरल ने बार बार यकीन दहानी कराई कि ना सिर्फ 10A की बुनियादी जो फेयर ट्रायल की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मीट की जाएंगी, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स के तमाम जो तकाजा रिक्वायरमेंट्स होंगी वो क्रिमिनल कोर्ट्स वाली रिक्वायरमेंट्स ही हैं। डिटेल रीजनिंग भी दी जाएगी, एविडेंस भी रिकॉर्ड किया जाएगा। यही तो बड़े मेन खदशात थे। जी, जो भी खदशात सिर्फ आज की हेयरिंग में नहीं, इससे पहले भी कहे गए कोर्ट के सामने, उनको एड्रेस करने के लिए अटॉर्नी जनरल का कह देना ही काफी होता है। अटॉर्नी जनरल जब कोई बात कहते हैं तो वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहे होते, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका अपना 27A जो CPC का है उसके तहत उनका अपना एक मुकाम है, अपना एक सोच, और उनकी सोच जो है वो गाइडेंस मुहैया करती है गवर्नमेंट को भी, पार्लियामेंट को भी और कोर्ट को भी। इसलिए उनका ये कह देना जो है वो काफी होना चाहिए था इन सारे खदशात को दूर करने के लिए। और शाह खावर साहब, आर्मी एक्ट का सेक्शन 2 जिसको स्ट्राइक डाउन किया गया है, इसके तहत तो माजी में भी बहुत से फैसले आ चुके हैं। आप क्या होते देख रहे हैं कि क्या उन फैसलों के हवाले से या आपको इस हवाले से कोई और ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं इस फैसले के बाद? देखिए, इसकी तो बड़ी इम्प्लीकेशंस है इस शिक को स्ट्राइक डाउन करने की। देखें, उसकी वजह यह है कि जो 1952 का पाकिस्तान आर्मी एक्ट है और उसमें भी ये जो तरमीम आई थी गालिबन 1967 में कहीं आई थी, और उसमें फिर ये 2D1 का जो है वो इजाफा किया गया था, जिसमें वो लोग जो कि आर्मी लॉ के सब्जेक्ट नहीं है, यानी सिविलियंस किन सूरतों में वो सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें एक तो ये भी था कि अ पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। तो इस पे कंसिस्टेंटली बहुत सारी जजमेंट्स जो है वो काफी अरसे से आई है, जिसपे बहुत बड़े बड़े बेंचेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे केसेस में पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, और इन इस को प्रोटेक्ट रखा है उन्होंने। और इसमें जो सबसे बड़ा केस है वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी का केस है। आपको याद होगा कि जब वो आइन में भी तरमीम की गई थी और पाकिस्तान आर्मी एक्ट में भी वो टेररिस्ट को जो है ट्राई करने के बारे में कोर्ट मार्शल्स में
تو اس میں بھی انہوں نے اس شک کو جو ہے وہ بالکل انٹیکٹ رکھا تھا. بہت بڑی ججمنٹ تھی, 17 رکنی بینچ تھا. غالباً اس میں میجورٹی سے, مجھے ابھی یاد نہیں ہے, لیکن بہت بڑی میجورٹی سے وہ جو فیصلہ آیا تھا اس میں یہ اصول وضع کیا گیا تھا کہ جو کہ آلریڈی یہ اصول وضع شدہ تھا کہ کوئی بھی سویلین جس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے وہ جوڈیشل ریویو کا حق رکھتا ہے کہ اگر اس کے 3 انگریڈینٹس پورے ہوں, کہ ایک تو جو جورسڈکشن ایکسیوم کی گئی ہے وہ بالکل جورسڈکشن حاصل نہیں تھی, وداؤٹ جورسڈکشن تھا, کورم نام جوڈس تھا, یا وہ میلا فیڈے تھا کہ اس میں شدید جو ہے وہ بدنیتی کا عنصر تھا. تو اس صورت میں جو ہائی کورٹس کے پاس جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے, اینڈ سو ایز دی سپریم کورٹ آف پاکستان, تو اس شک کو تو آج تک کسی نے بھی اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پچھلی حکومت تھی اس میں بھی کوئی 27 سویلینز کو جو ہے وہ ٹرائی کیا گیا تھا انڈر دی پاکستان آرمی ایکٹ, ان کے بھی کورٹ مارشلز ہوئے تھے اور ان کے خلاف خود گورنمنٹ نے اپیل فائل کی ہوئی ہے, جو اپیلیں ابھی بھی زیر سماعت ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس پہ بڑی کیئر اور کوشن کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 102 لوگوں کو چھوڑ دیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں, ان کو اگر آپ ایکسکلوڈ کر دیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ایسے سینسیٹیو ادارے ہیں جو کہ جن کا ڈائریکٹ تعلق ڈیفنس آف پاکستان اور اسٹریٹجک میٹرز میں ہے. ان اداروں میں جو سویلینز کام کرتے ہیں, اگر وہ کوئی خلاف ورزی کرتے ہیں جو کہ نیشنل لیول کے اوپر جو خلاف ورزی ہے اتنے سینسیٹیو اداروں میں, تو یہ ان کے لیے یہ شک بنائی گئی تھی کہ ان کو سویلینز کو بھی ٹرائی کیا جا سکے. تو اب اس کو جب پورے اس شک کو ہی ختم کر دیا گیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سویلین ہیرارکی میں لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے جنرلی ایسے اوفینسز کیے ہیں جو کہ ملک کی سلامتی اور آپ کی آرم فورسز اور فورسز کے حوالے سے سینسیٹیو ہیں, تو یہ تو پھر میرا خیال ہے کہ اگر ان کو رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے اپنے عام عدالتوں میں تو وہ تو ہر دوسرے کیس میں ویری لیجیٹیمیٹ پوائنٹ جو شاہ خاور صاحب اٹھا رہے ہیں. اشتر اوصاف صاحب, ابھی کیا سٹیٹس ہے, کیونکہ ان کا ٹرائل تو آن گوئنگ ہے, ڈز دیٹ اسٹاپ مڈ وے, از اٹ شفٹڈ ٹو دی کرمنل کورٹس, واٹ ابھی کیا ہوگا پروسیجر؟ جو آئی ایم افریڈ کہ اس وقت تو ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب لارجر بینچ بنے گا, اگر اپیل میں گئے, حکومت وقت گئی, یہ لارجر بینچ جو ہے یہ فل کورٹ بھی ہو سکتا ہے, اور آئیڈیل سچویشن ہونا بھی فل کورٹ چاہیے, یو تھنک کہ کوئی مسٹیک نہ رہے؟ نہیں, اٹ کانٹ بی اے فل کورٹ بیکاز اگر اپیل ہوتی ہے دیز ججز وونٹ سے, 5 جج صاحبان جو ہیں ان کے علاوہ جج صاحبان بیٹھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ سنیں گے اس کو. ٹھیک ہے, تو لارجر بینچ کا تصور ہے. اور شاہ خاور صاحب, جس کا ذکر اشتر اوصاف صاحب کر رہے ہیں کہ ایز آف رائٹ ناؤ ایک ویکیوم ہے, 102 افراد کا جو مقدمے چل رہے ہیں جن کے اندر سے 9 نے سپریم کورٹ سے ارلی ہیئرنگ اور کی بھی بات کی ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں مکمل یقین ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک برتا جا رہا ہے, اس کو بھی خاطر میں لانا چاہیے تھا. بٹ واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو آلسو اگری کہ دیر از ایسنشلی اے ویکیوم رائٹ ناؤ؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی مسلینیس درخواستیں تھیں جو پینڈنگ تھی, اور بہت ساری جیل اپیلز بھی تھی اس میں, وہ بھی انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس کو نہیں کیا, لک انٹو نہیں کیا. میں آپ کو بلکہ یہاں تک بتاؤں کہ یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اٹارنی جنرل پاکستان جب اپنی گزارشات پیش کر چکے تھے اور جب انہوں نے کنکلوڈ کیا, تو اس کے بعد ایک روایت ہے کہ وہ پھر ریبٹل کے لیے جو پٹیشنرز ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے. میرے ساتھ سلمان اکرم راجہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, میں خود کورٹ میں تھا. تو وہ جب انہوں نے یہ سنا کہ ہم فیصلہ محفوظ کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں ہم آ کے شارٹ آرڈر بھی کر سکتے ہیں, تو اس پہ وہ بڑی بے چینی سے اٹھے اور روسٹرم پہ گئے. انہوں نے کہا جی ابھی تو ہم نے ریبٹلز بھی دینے ہیں. تو ان کو کہا گیا کہ نہیں, آپ اس کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, سپریم کورٹ کا بالکل اختیار ہے کہ آرٹیکل 8 کے تحت جو ہے وہ کسی بھی ایسے قانون کو جو ہے جو کہ متصادم ہو بنیادی حقوق سے, انسانی حقوق جو کہ دیے گئے آئین پاکستان میں, اس پہ وہ اسٹرائک ڈاؤن ضرور کر سکتے ہیں کسی پروویژن آف لا کو بھی اور لا کو بھی. لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا, اشتر صاحب مجھے سیکنڈ کریں گے, کہ اس میں آرٹیکل 8 کی سب آرٹیکلز 3 کی جو کلوز اے ہے وہ تو ممنوع کرتی ہے کہ آپ یہ اختیار آرم فورسز سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں یا قوانین ہیں اس پہ نہیں کر سکتے جس کا تعلق ان کے اپنے ڈسپلن سے ہے. تو یہ اٹارنی جنرل نے بھی بہت واضح طور پہ اس چیز کو پلیڈ کیا کہ ٹھیک ہے کہ عام حالات میں دوسرے قوانین کو آپ جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں,
ऑन द टचस्टोन ऑफ आर्टिकल 8, लेकिन इसको नहीं कर सकते क्योंकि इसको तो इस्तिस्ना खुद आर्टिकल 8 ने दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं समझता हूं आपको लग रहा है कि चांसेस कितने हैं कि अगर अपील में गए तो ये अपहोल्ड होगा या ओवरटर्न हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि अपील में इसको जो लार्जर बेंच बनेगा इन तमाम चीजों को एड्रेस करना और कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। इररिस्पेक्टिव के ये 102 लोग हैं, उसको अगर आप छोड़ भी दें, क्योंकि इसकी वैसे इम्प्लीकेशन जो है वो बड़ी ग्रेव होगी दूसरे मुकदमात में जो कि इंतहाई असास नौयत के जो लोग जो अंडर ट्रायल भी हैं, जिनको पहले सजाएं भी हो। और आपको क्या लगता है शरोसाफ साहब, व्हाट आर द चांसेस दैट दिस विल बी अपहेल्ड व्हेन दे गो इनटू अपील? या आपको लग रहा है कि ये जो तमाम तर नुकात आप दोनों हजरात ने पेश किए हैं इसकी रोशनी में द चांसेस आर लाइकली कि इट विल बी ओवरटर्न्ड? सबसे पहले तो ये जो केस है इसमें और जो मर्जी वो कह देते, स्ट्राइक डाउन करने का इख्तियार था ही नहीं उनके पास, बिल्कुल नहीं था। शाह खावर साहब ने दुरुस्त आपके तवज्जो दिलवाई है आर्टिकल 8 के ऊपर। जब आर्टिकल 8 का एक हिस्सा आप इतलाक करते हैं तो दूसरे से पहलू तही नहीं कर सकते, वो आपके ओथ के खिलाफ है, वो आपकी मैंडेट के खिलाफ है। दूसरी बात ये है कि इसके इतने फार रीचिंग इफेक्ट्स होंगे, इसके इतने ज्यादा इम्पैक्ट है कि मैं शायद मैं कह देता हूं कि आपके बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इंटरनेशनल आपके मामलात हैं, उनको भी ये इम्पैक्ट कर सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज है और जिसको बहुत महफूज़ खातिर रखना चाहिए और मुझे यकीन है कि एपेलेट बेंच जो है इनको देखेगा। एक और पहलू की तरफ जरूर तवज्जो दिलाऊंगा और वो ये है कि अटैक आप करते हैं इस बुनियाद के ऊपर कि फौजी अदालतें जो हैं वो फैसले मुख्तसर लिखती हैं, 3 लाइनों के होते हैं, जिस तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया अटॉर्नी जनरल ने। लेकिन ये जो फैसला आया है वो भी तो मुख्तसर फैसला है, इसकी रीजनिंग तो बाद में दी जाएगी। तो क्या ये तजाद नहीं है? आप एक चीज को स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं, एक प्रोसीजर को, या आप उसके अंदर ये कबाहतें हैं और उसी जो जिस चीज को आप निप करना चाह रहे हैं उसी को आप फरोग दे रहे हैं। यहाँ किसी को फांसी तो नहीं लग रही थी या कोई इमारत तो नहीं गिर रही थी जिसके लिए आपने फौरी तौर पे इसका फैसला करना था, बगैर सुने हुए उन लोगों को जिन्होंने कहा कि आप प्लीज हमें सुने, यानी पिटिशनर को भी नहीं सुना। तो इसका क्या मतलब है कि आप प्री डिस्पोज्ड माइंड से बैठे हुए हैं। ये खुद 10A की खिलाफ वर्जी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 2 साबिक अटॉर्नी जनरल्स की गुफ्तगू सुनी। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में होने वाली गुज़िश्ता समात के दौरान मुकदमे के चलान की नकूल फराहम की गई थी और आज अदालत की तरफ से रावलपिंडी की अडियाला जेल में साइफर मुकदमे की समात के दौरान मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। खुफिया दस्तावेज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने, हकायक को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने, सिक्योरिटी सिस्टम पर कॉम्प्रोमाइज करने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के मुर्तकिब ठहरने की पादाश में अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और डिप्टी चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फर्दे जुर्म आयद कर दी है। 15 अगस्त को साइफर केस का मुकदमा दर्ज किया गया और आज जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चार्जशीट पढ़कर सुनाई। चार्जशीट के मुताबिक वजीर आजम ने गैर कानूनी साइफर अपने पास रखा, सीक्रेट दस्तावेज को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। FIA काउंटर टेररिज्म विंग इंक्वायरी नंबर 2022-111 के तहत मुल्जिमान खुफिया दस्तावेजात की मालूमात से मुतल्लिक राब्तों में मुलव्विस पाए गए हैं। चार्जशीट में मजीद कहा गया है कि सीक्रेट दस्तावेज को ममनुआ मकाम जलसे में गलत तरीकाकार से इस्तेमाल करने के साथ साथ साइफर की खुफिया मालूमात को गैर जरूरी अफराद तक पहुंचाया। रियासत के मुफाद के खिलाफ मालूमात आगे इस्तेमाल करने के मजाज नहीं थे। चार्जशीट के मुताबिक वजारत खारजा ने एतमाद करते हुए साइफर आपको फराहम किया। आपने साइफर अपने पास रखते हुए सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। आपके इस अमल से रियासत पाकिस्तान की सेफ्टी मुतासिर हुई। 28 मार्च 2022 बनी गाला इजलास में मुल्जिम शाह महमूद कुरैशी के हमरा आपने साइफर को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की मंसूबाबंदी की, जहां आपने साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद आजम खान को साइफर के मिनट्स अपने अंदाज से तैयार करने की हदायत जारी की और बददियानती और बदनीयती से जानबूझकर
साइफर को अपनी तहवील में रखा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साबिक वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने बदनीयती की बुनियाद पर साइफर अपने हक में इस्तेमाल करते हुए कौमी सलामती को खतरे में डाला। वजारत खारजा की तरफ से साइफर आपको भेजा गया, आपने पास रखा और वापस नहीं भेजा। आपने साइफर सिक्योरिटी, मुल्क की सिक्योरिटी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया। इस तरह आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और सेक्शन 9 के मुर्तकिब हुए हैं। फर्द जुर्म पढ़कर सुनाने के बाद जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तमाम मतलूबा दस्तावेजी शवाहिद और गवाहान के बयानात को सामने रखते हुए चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को मुजरिम करार देते हुए कहा कि बाकायदा ट्रायल शुरू किया जाए और साथ ही साइफर केस की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी जाए। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सरकारी वकील रिजवान अब्बासी साहब। रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। साबिक वजीर आजम और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद अब आगे क्या होगा? देखिए, आगे प्रोसिक्यूशन ने अपनी एविडेंस पेश करनी है और प्रोसिक्यूशन की एविडेंस कंप्लीट होने के बाद जो है वो एक्यूज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी है 342 की। एक्यूज अगर कोई डिफेंस एविडेंस पेश करना चाहे तो वो उसका अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एज पर लॉ, और फिर फाइनल आर्गुमेंट्स एंड देन जजमेंट। सर, आप वकील इस्तगासा हैं। अदालत ने इस्तगासा को अपने गवाहों को अदालत में पेश करने का भी हुक्म दिया है और दोनों मुल्जिमान के खिलाफ पेश किए गए चालान के मुताबिक इस मुकदमे में इस्तगासा ने, हमें पता लग रहा है, कोई 27 या 28 गवाहान की फहरिस्त तैयार की है। गवाहान की मुतलका जो फहरिस्त है ये जज साहब के स्टाफ को आप लोग कब तक फराहम करेंगे? और ये भी बताई दीजिएगा कि साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल अहमद हों या अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद हों या उनके साबिक वजीर आजम के मरकजी जो सेक्रेटरी थे वो हों, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब या साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर हों, ये सब शामिल हैं इसमें? क्योंकि दीगर गवाहान में तो वजारत खारजा, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट और कबीना डिवीजन के हाजिर सर्विस अफसरान का भी बताया जा रहा है। तो क्या इन सब गवाहों को आप लोग पेश करेंगे अदालत में? देखिए, इसमें जो है वो जो फहरिस्त है वो तो ऑलरेडी दैट इज इन कोर्ट। तो हमने अभी विटनेसेस जो हैं, जाहिर है 28 के 28 विटनेसेस एक दिन में तो नहीं हो सकते, तो हम देख के टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम जो है कुछ विटनेसेस नेक्स्ट डेट पे पेश करेंगे और इसी तरह जो आगे हर डेट पे हम विटनेसेस पेश करके उनको एग्जामिन करवाएंगे। और सारे विटनेसेस एग्जामिन भी नहीं होने, कुछ गिव अप होने हैं और जो इम्पोर्टेंट विटनेसेस हम समझेंगे वो एग्जामिन करवाएंगे। कुछ विटनेसेस इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अर्लियर विटनेस जो एग्जामिन हो चुका होता है, बास अननेसेसरी हो जाते हैं, तो उनको हम गिव अप कर देंगे। तो पीटीआई कह रही है कि कानून में वक्त की कोई कैद नहीं है, वकील सफाई इतनी देर तक चाहे इस्तगासा की तरफ से पेश किए गए गवाह पर वो जिरा कर सकते हैं। फिर पीटीआई मुल्जिमान के वकला अब जो हैं अपने दिफा के लिए भी अपने गवाहान भी पेश कर सकते हैं। और फिर आप जिस तरह जानते हैं फर्द जुर्म को चैलेंज करने का भी फैसला कर लिया है पीटीआई ने, तो केस तो लंबा भी लटक सकता है। देखिए, इसमें क्योंकि केस हमारा बहुत स्ट्रांग है, हमारी तो कोशिश है कि ये जितना जल्दी हो इसको हम कोशिश करेंगे कि इसका जल्दी डिसीजन लेने की। और क्योंकि डिफेंस जो है उनका केस काफ़ी वीक है तो वो लिंगर ऑन करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन देखें, जितने भी लॉ में राइट्स प्रोवाइडेड हैं, चाहे वो प्रोसिक्यूशन के हों चाहे वो डिफेंस साइड के राइट्स हों, वो कोई ऐसे अनचेक्ड राइट्स नहीं है। सब हर राइट के साथ एक चेक लॉ का मौजूद है कि अगर आपके पास डिफेंस विटनेसेस पेश करने का राइट है तो वो भी अनचेक्ड नहीं है, वो अननेसेसरी, वो ये उसका मकसद जो है वो ट्रायल को प्रोलॉन्ग करना नहीं होना चाहिए। तो हर चीज में लॉ का चेक मौजूद है। अब विटनेसेस पे क्रॉस एग्जामिनेशन का जैसे आपने फरमाया, तो वो भी आप रेलेवेंट क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, आप इररेलेवेंट नहीं जा सकते और इररेलेवेंट क्रॉस एग्जामिनेशन आप नहीं कर सकते। अब्बासी साहब, आप कह रहे हैं बड़ा तगड़ा केस है, बताइएगा किस तरह तगड़ा है, फरमाई दीजिएगा। और मुल्जिमान के बयानात रिकॉर्ड होने के बाद फ्रीकैन दलाइल देंगे कि जिसके बाद अदालत सबूतों को सामने रखते हुए मुकदमे का फैसला सुनाएगी। आपके नजदीक कितने अरसे में अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने के इम्कान हैं? देखिए, मेरी नज़र में तो ये केस जो है अगर स्मूथली चले तो 1 महीने में इसका डिसीजन आ सकता है। और जहां तक इस केस की स्ट्रेंथ का ताल्लुक है तो सारी चीज़ें जो हैं वो जो चेन ऑफ कस्टडी है वो मौजूद है कि कैसे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो मौजूदा एक्यूज हैं उन तक साइफर डॉक्यूमेंट गया और किस तरह उन्होंने, तो वो भी है हमारे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं
جو انہوں نے پبلک ایٹ لارج جو کہ ان کے سامنے ویو کرتے رہے، اور پھر جو ہے وہ کمیونیکیشن اور مس کمیونیکیشن اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیٹ از پارٹ آف دی ریکارڈ. تو اس اسٹرینتھ پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سزا کتنی دیکھ رہے ہیں دونوں ملزمان کی؟ دیکھیں سینٹنس تو سیم ہے تقریباً، کیونکہ جو مین سیکشن ہے وہ سیکشن 5 سب سیکشن 3A ہے، جس کی 14 ایئرس بھی ہے اور ڈیتھ سینٹنس بھی ہے. تو باقی جو ہے وہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس پہ پریمپٹ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور اعظم خان کو بھی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ان سے مرضی کے منٹس بنوائے بھی گئے، انہوں نے بنائے بھی، کردار بھی ادا کیا، یا بحیثیت وٹنس ادھر سزا نہیں بنتی اب؟ دیکھیں وعدہ معاف گواہ مہر وہ ہوتا ہے جو کہ پہلے ایکیوزڈ ہو، اس کے بعد جو ہے اس کو جو پارڈن ہے وہ ٹینڈر کیا جائے، اور کورٹ جو ہے وہ ایکسپٹ کرے آفٹر ریکارڈنگ آف اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 164 آف CRPC. تو اس کیس میں ایون FIR میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کا رول دیکھا جانا ہے. تو ہی واز ناٹ این ایکیوزڈ ان دس کیس فرام دی ڈے فرسٹ. وہ ایکیوزڈ نہیں ہے آفٹر لانچنگ آف دی FIR. یہ جو ہے اگر تو وہ اپروور بنتے تو اپروور کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس کو جو ہے لا اور کورٹس جو ہیں وہ بہت شک کی نظر سے دیکھتی ہیں کہ یہ تو ڈس آنیسٹ وٹنس ہے جس نے اپنے ساتھی ملزمان سے بھی وفا نہیں کی. تو اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس پہ جو ہے وہ کورٹ بہت زیادہ اس پہ وہ کرتی ہے، جو اس پہ جو سپیریئر کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں. لیکن یہ جو ہیں اعظم خان صاحب، یہ اس کیس میں وٹنس ہیں فرام دی ڈے فرسٹ. یہ ایکیوز نہیں تھے، ان کو ٹینڈر جو پارڈن ہے وہ ٹینڈر نہیں کیا گیا، یہ اپروور نہیں ہے. تو ان کی اسٹیٹمنٹ کی بہت زیادہ اور اسٹرانگ ویلیو ہے. اور عباسی صاحب دفینس یہ کہتی ہے کہ مکمل دستاویزات اور پراپر ڈسکلوجر نہیں کیا جا رہا، اور پھر بڑی جلد بازی کے اندر چارج فریم کیا گیا، مکمل 7 دن نہیں دیے گئے ڈیفینس کو. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرے خیال سے یہ اگینسٹ دی ریکارڈ باتیں ہیں. جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ تو لاسٹ جو ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی اس سے پہلے جو ہے وہ کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ بہت کلیئر ہے اس بارے میں کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹس دیں اور ایکیوز نے جو ہے وہ لینے سے انکار کیا، اور جو کچھ ہوا وہ دیٹ از پارٹ آف دی ریکارڈ. تو اس کے حساب سے تو زیادہ دن بنتے ہیں. اور سیکنڈلی دیکھیں یہ کیس ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا، جس کی موسٹلی ان کیمرا پروسیڈنگز ہوتی ہیں. اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے کیا کہ جو ایک پرٹیکولر ڈاکومنٹ یا انفارمیشن ہے اس کو ایکیوز نے پبلک کیا یا اس کو جو ہے وہ ان آتھورائزڈ لوگوں کے سامنے بتایا. تو اب اس ڈاکومنٹ کو ہم پبلک کرتے ہیں اور ہم آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے ایکیوز بن جائیں. اس میں تو لا خود پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اگینسٹ دی انٹرسٹ آف پبلک ہے یا اسٹیٹ ہے تو اس کو تو لایا جا ہی نہیں سکتا، ایز پر لا نہیں لایا جا سکتا. بہت بہت شکریہ وکیل استغاثہ راجہ. آپ نے بات سنی عباسی صاحب کی، ہمارے ساتھ موجود تھے راجہ رضوان عباسی صاحب. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں ناظرین. 90 روز انتخابات کیس میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہے. 3 رکنی بینچ کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے وکیل عابد زبیری سے استفسار کیا کہ درخواست کب دائر کی اور اب تک سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں ہوئی، جس پر عابد زبیری نے بتایا کہ اگست میں درخواست دائر کی مگر کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ہم عدالتی سٹاف نے نوٹ دیا ہے کہ آپ نے جلد سماعت کی کوئی درخواست نہیں دی، یہ تو فوری نوعیت کا معاملہ تھا. عابد زبیری نے عرض کی کہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کو جلد سماعت کی درخواست دی تھی. اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بر وقت درخواست مقرر ہوتی تو ابھی تک فیصلہ ہو چکا ہوتا. دوران سماعت مردم شماری کے معاملے پر چیف جسٹس نے عابد زبیری کی مردم شماری کے آرڈر کو کالعدم قرار دینے کی درخواست پر شدید بھرمی کا اظہار کیا. چیف جسٹس نے عابد زبیری سے سوال کیا کہ مردم شماری شروع اور ختم کب ہوئی. وکیل نے جواب دیا کہ میرے علم میں نہیں، اس سے پہلے مردم شماری 2017 میں ہوئی تھی. چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ عام انتخابات 2017 کی مردم شماری پر ہوں. اس پر عابد زبیری نے عرض کی کہ نئی مردم شماری اور حلقہ بندیوں کو جواز بنا کر انتخابات میں تاخیر ممکن نہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ کی بات مان لیں تو شاید انتخابات مزید تاخیر کا شکار ہو جائیں گے. چیف جسٹس نے عابد زبیری پر بھرم ہوتے ہوئے کہا کہ آپ دوسری بار غلط بیانی کر رہے ہیں. 2017 کی مردم شماری منسوخ ہو گئی اور اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 2017 میں فیصلہ ہوا تو مردم شماری کا عمل 6 سال بعد کیوں شروع نہ ہوا؟
کس نے مردم شماری کا آغاز تاخیر سے کیا؟ آپ حقائق پر مقدمہ نہیں چلا رہے، آپ کو اتنی تشویش تھی تو 2017 سے 2021 تک درخواست دائر کیوں نہیں کی؟ اب جب مردم شماری ہو گئی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری غلط ہوئی۔ اس موقع پر جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ جو بھی مردم شماری میں تاخیر کی ذمہ دار ہیں انہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ انتخابات کروائے جائیں؟ عابد زبیری نے عدالت سے عرض کی کہ جی بالکل، ہم اتنی ہی بات چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے عابد زبیری سے استفسار کیا کہ اگر آج ہم 90 دنوں میں انتخابات کا حکم دے دیں تو کیا انتخابات ہو سکتے ہیں؟ وکیل نے جواب دیا کہ اگر آج عدالت حکم دے دے تو 3 نومبر کو انتخابات نہیں ہو سکتے۔ اس جواب پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پھر اپنی درخواست میں ترمیم کر لیں۔ چیف جسٹس نے صدر سپریم کورٹ بار سے استفسار کیا کہ جب صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ نہیں دی تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم صدر مملکت کو تاریخ نہ دینے پر نوٹس دیں؟ وکیل نے عرض کیا کہ صدر مملکت کو استثناء حاصل ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے ایک بار پھر استفسار کیا کہ صدر مملکت کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی رٹ بحال کرنے کے لیے حکم جاری کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو آرٹیکل 6 لگے گا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ صدر مملکت کو ایک وکیل نے خط لکھا، کیا اس کا جواب ملا؟ درخواست گزار وکیل منیر احمد نے جواب دیا کہ صدر مملکت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس جواب پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ تو تاخیر کا ذمہ دار صدر مملکت کو ٹھہرا رہے ہیں۔ عابد زبیری کے اس نقطے پر کہ 2 صوبوں میں انتخابات کا حکم بھی اسی عدالت نے دیا تھا، اس پر بھی چیف جسٹس بھرم ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ وکیل ہیں، لے آئیں کوئی توہین عدالت کی درخواست، آپ کو کس نے روکا ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ میڈیا پر انتخابات کیس پر لمبی بحث ہوتی ہے، ہم کیس لگائیں تو الزام، کیس نہ لگائیں تو بھی الزام۔ یہ ایسا مقدمہ ہے کہ جو ہر صورت لگنا چاہیے تھا۔ ناظرین، اس موقع پر جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ آپ اپنا مقدمہ صرف 90 روز میں انتخابات تک رکھیں، کہ جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ 90 دنوں والی بات ممکن نہیں، وہ بات بتائیں کہ جو ممکن ہو۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا کہ اگر صدر پاکستان نے آئین کی خلاف ورزی کی تو عدالت کو بتائیے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا ہم اب صدر پاکستان کے ٹویٹس پر فیصلہ کریں گے؟ چیف جسٹس نے صدر عارف علوی کا ٹویٹ کمرہ عدالت میں پڑھ کر سنایا اور کہا کہ یہ ٹویٹ مان بھی لیں تو صدر نے الیکشن کمیشن سے رائے مانگی ہے، اگر خط مانگ لیں تو صدر پاکستان نے 6 نومبر کی تاریخ دے کر خود خلاف ورزی کی۔ عابد زبیری نے عدالت نے درخواست کی کہ مائی لارڈ غلطی ہو گئی، تاریخ 6 نومبر ہی بنتی ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ آپ تیسری بار غلطی کر رہے ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 نومبر تک سماعت ملتوی کر دی ہے۔ الیکشن کے اس معاملے کو لے کر ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی تواتر کے ساتھ فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے۔ آج بھی بلاول بھٹو زرداری نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر یہی مطالبہ دہرایا۔ Let us be clear, elections delayed or elections denied. The only path forward is for the Election Commission of Pakistan to immediately release the date of the election and the schedule of the election without any further delay. آج بلاول بھٹو زرداری نے کنسنسس ڈیموکریسی کا ذکر کیا اور بلاول بھٹو اور دیگر سیاسی جماعتوں کے بار کے اس مطالبے پر آج نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پریس کانفرنس میں یہ یقین دہانی کروائی کہ جلد انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا۔ الیکشن انشاءاللہ گہما گہمی ہو گئی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن کے بہت جلد ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گا، میں اور آپ اکٹھے ووٹ دینے جائیں گے۔ وزیر اعظم کی اس یقین دہانی اور عدالت کے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرنے کے بعد یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جلد انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود سیاسی جماعتوں کی طرف سے لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضا بھی تواتر سے جاری ہے۔ انتخابات کے لیے مساوی اور ہموار میدان نہ ہونے کا شکوہ کرنے والی جماعتوں کو آج وزیر اعظم نے بھی 2 ٹوک جواب دیا ہے۔ 2018 میں لیول پلینگ فیلڈ یاد ہے، وہ کوئی ایک محاذ بنا تھا، ساؤتھ جنوب ایسے، اور پھر وہ محاذ کہاں اینڈ اپ ہوا۔ اب کوئی کہے کہ میں پارلیمنٹ کو آگ بھی لگاؤں گا اور جمہوریت کا چیمپئن بھی بنوں گا، اور پھر وہیں آگ لگانے کے اٹمپٹ کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں رائٹ دیا جائے وداؤٹ فیسنگ دا لا، چونکہ یہ میرا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، میں نے آگ لگا دی۔ اب اس کو اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ اب نگران حکومت آ گئی ہے تو ان تمام چیزوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ لیول پلینگ فیلڈ دے دیں، لوگوں کو آگ لگانے کی جو لائسنس ہے وہ فراہم کر دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پریس کانفرنس کے دوران نگران وزیر اعظم سے میاں محمد نواز شریف کے ایئرپورٹ پر واپس آنے، پوری ان کی آمد کے حوالے سے جو سوال اٹھے اس کا جواب بھی نگران وزیر اعظم نے بڑی کلیئرٹی سے دیا۔
बायोमेट्रिक्स नादरा में अगर आप जाएं तो क्या पीएम ऑफिस की इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है? अगर मियां नवाज शरीफ पैदाइशी तौर पे पाकिस्तानी हैं तो उनके बायोमेट्रिक्स होने के लिए कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा माइल काम यहाँ पे हुकूमत ने किया है और यहाँ पे नादरा को इंस्ट्रक्शंस गई हैं कि जनाब फौरन पहुंच के उनके बायोमेट्रिक्स ले लें। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। एक तरफ क्रिकेट में हमें इबरतनाक शिकस्त है, लेकिन इकोनॉमी मुईशत की खबरें अच्छी आ रही हैं। मुईशत के हवाले से मुस्बत खबरों का आना जारी है। आज एक बार फिर गैर मामूली तेजी के बाद स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 383 पॉइंट्स इजाफे के बाद गुज़िश्ता 6 सालों की बुलंद तरीन सतह यानी कि 51,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इसी तरह मनी मार्केट में भी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मामूली कमी देखी गई। हालांकि गुज़िश्ता सेशन में पाकिस्तानी करेंसी को एक बड़ा झटका लगा था, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी मुईशत की सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि गुज़िश्ता साल के दौरान पाकिस्तान को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना रहा कि जिसकी वजह गैर यकीनी आलमी इक्तसादी और माली सूरत हाल रही, जिसने बराह रास्त मुल्क की मुईशत पर असर डाला। लेकिन अब मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के अलामात जाहिर होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान IMF से $3 अरब हासिल कर चुका है कि जिससे बैरूनी शोबे को लाहक खतरात में मदद मिली है। रिपोर्ट में यह भी उम्मीद का इजहार किया गया है कि माली साल 2024 के दौरान महंगाई कम होकर 20 से 22% तक रहने की तवक्को है। इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह 34% है, जिसमें गुज़िश्ता एक साल के दौरान औसत इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर, अशिया साजी, बरामदात, कपास, चावल की फसल में बेहतरी के बाद उम्मीद की जा रही है कि शरह नमू 2 से 3% तक रहेगी, जबकि रवा माली साल में करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.5 से 1.5% तक रहेगा। नाज़रीन, IMF जायजा इजलास से कबल हुकूमत गैस की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी देगी। आज ECC के खसूसी इजलास में माहाना फिक्स चार्जेस में गैर मुल्की 3900% और कुदरती गैस की कीमत में 194% इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। गैस कीमत में इजाफे का मकसद IMF जायजा इजलास में तहफुजात और रिजर्वेशन के खात्मे के साथ साथ गैस के गर्दिशी कर्जे में कमी लाना है। इस वक्त सर्कुलर डेट 29 खरब हो चुके हैं। ECC को भेजी गई समरी के मुताबिक जून 2024 तक कीमतों में लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन यानी कि अदम अमल दरामदी के नतीजे में कुदरती गैस पर 185 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल आया है और मौसम सरमा के दौरान LNG को घरेलू सार्फिन को देने के लिए रेवेन्यू शॉर्टफॉल में 210 अरब इजाफा होगा। इसलिए मजमूई तौर पर रवा माली साल में 395 अरब रुपए का इजाफा होगा। नाज़रीन, ECC से मंजूरी के बाद प्रोटेक्टेड कैटेगरी समेत तमाम सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिए जाएंगे। जरा ये दावा कर रहे हैं कि बरामदी इंडस्ट्रीज के टैरिफ में 950 रुपए, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज का टैरिफ 2050 रुपए, गैर बरामदी सनतों के टैरिफ में 1400 रुपए, गैर बरामदी सनतों का टैरिफ 2600 रुपए और CNG के लिए गैस की कीमत 2500 रुपए से जायद की PMMBTU तक बढ़ाने की तजवीज दी गई है। सादा अल्फाज में 1 MMBTU इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए गैस कीमत 2000 से बढ़कर 3500, 1 MMBTU गैस से जायद इस्तेमाल करने पर कीमत 3100 से बढ़कर 4000 हो जाएगी। गैस की कीमतों में इजाफे के अलावा IMF डिमांड्स के मुताबिक रियासी मलकीती इदारों की निचकारी भी करनी है और इसे एक्टिव लिस्ट में सबसे